नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2025 मंगल का साल है, ये शुरू से आपको बताया गया था। और मंगल दंगल कराता है, ये भी ज्योतिषियों ने कहा था। और वही तस्वीर 2025 में हमने देखी भी। तो जब 25 की तस्वीर जो बताई गई थी ठीक वैसे ही निकली, तो 26 की तस्वीर भी जैसी बताई जाएगी वो निकलेगी। और इसीलिए खास आज के पॉडकास्ट में हमने जिन्हें आमंत्रित किया है, उनकी पुरानी तमाम भविष्यवाणियां सही साबित होती आई हैं। अगर मैं कहूं कि गूगल पर इस वक्त सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एस्ट्रोलॉजर में वो शामिल हैं, तो भी गलत नहीं होगा। जब साल की शुरुआत होती है, वो कोई सा भी हो, 26 ही नहीं, इसके पहले जितने नए साल आपने देखे थे उन सभी में हम कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि जी इस साल तो ये करके हम दिखाएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि फरवरी मार्च आते आते वो टूट भी जाता है, पूरा हो भी नहीं पाता है। तो जो वचन आप खुद को देने वाले हैं, परिवार को देने वाले हैं, जो ठानने वाले हैं, वो आपके लिए बना है भी या नहीं, आज के इस पॉडकास्ट में आपको वो भी पता चल जाएगा। फिर देश दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है वो भी पता चलेगा, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि देश जिधर को जाएगा हम उधर को जाएंगे। कई बार अपने पॉडकास्ट में ये बात मैं कह भी चुकी हूँ। तो देश किधर जाएगा, दुनिया किधर जाएगी, आप किधर जाएंगे, ये सब अगले 1 घंटे में आपको पता चलने वाला है। जो मेहमान मेरे साथ हैं, अब उनका फटाफट से हम स्वागत भी कर लेते हैं। मेरे साथ हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य और वैदिक ज्योतिष के जानकार डॉक्टर विनय बजरंगी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। 2025 जैसे मैंने कहा कि बहुत डरावना भी रहा, बहुत सी दुखद बातें भी हमें उसमें देखने को मिली, और मंगल दंगल कराता है वो तस्वीर भी हमने देखी। अब 26 के लिए हम सुन रहे हैं कि सूर्य का साल है, बातें और चर्चा शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये 26 की तस्वीर आप ज्योतिष के हिसाब से कैसी देख रहे हैं, वो तो फिर सर आप ही बता पाएंगे। देखिए, निसंदेह 2025 थोड़ा सा कठिन वर्ष था, लेकिन उसने जो है वो बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं। और मैंने हर एक राशिवार बताया था कि कौन कौन सी राशियां जो हैं वो बहुत अच्छी जाएंगी, कौन सी मध्यम जाएंगी। तो राशियां तो एक जेनरिक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी जो है उसके आसपास वो सब की सब रही हैं। तो 2026 के अंदर जैसे आपने बोला कि सूर्य का वर्ष है, तो सूर्य का वर्ष हो सकता है, लेकिन जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि गुरु और शनि, इनकी पोजीशनिंग कैसे कैसे रहने वाली है। आपको तो पता ही है कि शनि जो है वो मीन राशि के अंदर रहेंगे पूरे साल, यानी कि उनके ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा। और गुरु जो है वो एग्जॉल्टेड भी हो जाएंगे इसी साल के बीच में, यानी कि जो फल होंगे वो बहुत सोच समझ के और अच्छे, यानी कि बहुत मेथोडिकल जो काम करने वाले होंगे उनके पक्ष में होने वाले हैं। तो जितनी भी चीज़ें इराटिक हुई हैं 2025 के अंदर, वो सारी की सारी स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। और जो काम गुरु प्रधान करते हैं या फिर जो शनि प्रधान काम भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर गुरु का एलिमेंट होता है, वो निसंदेह बहुत अच्छी तरीके से लाभ लेने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि हाँ, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, लेकिन वो 2025 के मुकाबले में काफ़ी कम है। और 2026 के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट हर एक व्यक्ति को मिल सकता है, यदि वो इन प्लैनेट्स की एनर्जी को सही प्रकार से उपयोग में लेकर आ पाए। आगे हम 26 पर चर्चा करें, मैं आपसे अलग अलग लोगों का नाम लेके पूछूं कि जी मोदी जी के साथ क्या होगा, योगी जी के साथ क्या होगा। उसके पहले मेरे व्यूवर्स की क्लैरिटी के लिए मैं चाहती हूँ कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि जब 31 दिसंबर होता है और 1 जनवरी आती है, तो दिन तो वैसे ही रहता है ना, सूर्य अपने समय पे ही आएंगे, मेरा सवेरा वैसे ही होगा, दिन वैसे ही चल रहा होगा। फिर ये क्या वजह है कि जब साल बदलता है या जब संवत बदलता है, तो हम ये चर्चा शुरू कर देते हैं कि जी अब कल से क्या होगा, वो क्या तब्दीली हो जाती है बस एक रात के बाद सवेरा होने पे, कि ये चर्चा करने पर हम विवश हो जाते हैं। लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं। कारण
देखिए कारण इसका बहुत सिंपल है कि आपकी बर्थडे आती है, आपको लगता है क्या दिन है, जबकि दिन अगर आपको ये याद ना रहे कि आपकी बर्थडे है तो नॉर्मल जाएगा। आपके लिए एक एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय होता है, जैसे किसी भी किताब के अंदर होता है कि एक चीज़ गई और दूसरी चीज़ आ गई। हो सकता है कि वो उससे कॉन्टिन्यूएशन के अंदर आ रही हो, लेकिन फिर भी मन के अंदर ये बात होती है। यही तो ब्लॉक है लोगों के मन में। और जो लोग संवत मानते हैं वो जो अप्रैल के अंदर इसको नया साल मान लेते हैं, या फिर जो ये सब क्रिश्चियन कैलेंडर मानते हैं वो 31 को मानते हैं। हम सब के सब फॉलो करते हैं कि आज का डेट ये है, तो हम सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो 1 तारीख को एक नई चीज़ होने वाली है। अब तक हम 2025 लिखते आए हैं, अब 2026 लिखेंगे, चेक बुक के ऊपर ये लिखेंगे, हमारे नए अकाउंट्स बन जाएंगे, हमारी नई किताबें आ जाएंगी, हम उसके ऊपर 2026 लिखना शुरू करेंगे। तो एक मन के अंदर एक नई तरीके की उमंग देता है, और वो उमंग देता है उसको भुनाना, यानी कि मेंटली भुनाना, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर जो बुध की पोजीशन होती है, जिसको हम मरकरी की पोजीशन बोलते हैं, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ सकती है जिसको एनकैश किया जा सकता है। तो नए साल वास्तव में वैसे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यदि हम अपने कुंडली के अंदर बुध को किसी प्रकार से जागृत कर पाएँ उस दिन में, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर मैं प्लेनेटरी पोजीशन की बात करूं, 25 में मैंने सबसे ज़्यादा चर्चा की शनि के बारे में, शनि के वक्री होने, शनि के मार्गी होने के बारे में, बृहस्पति के अतिचारी होने के बारे में, कि जी 2032 तक अब तो कह रहे हैं कि गुरु अतिचारी रहेंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि 26 में खगोलीय घटना की अगर हम बात करें और उसे ज्योतिष के हिसाब से हम समझें, तो वो कौन कौन से बड़े टॉपिक रहने वाले हैं जिन पे चर्चा भी करनी होगी और जिन ग्रहों को देखना भी होगा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम उसको ऐसे समझना शुरू करें कि जिस जिस चीज़ के अंदर भारत पिछड़ा है या उसको परेशानी उत्पन्न हुई थी इस साल, चाहे वो उसके रिलेशनशिप हो अमेरिका के साथ, चाहे उसके रिलेशनशिप हो या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ फ़िलॉसफी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई हो, ये सब के सब अब न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो दबदबा है वो और अच्छी तरीके से कायम हो जाएगा, क्योंकि अब यूएस हमारी बातों को मानना और अधिक रूप से शुरू कर देगा। जो सैंक्शंस लगी थी उसके अंदर भी ढील होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, और आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल आते आते वो चीज़ें सिद्ध होनी आरंभ हो जाएंगी। तो अगर हम इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें और हम देखें कि किस किस तरीके से पॉजिटिविटी आने वाली है, तो जिन जिन तरीक़ों को हमको लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, राष्ट्रों ने हमको परेशान करने की कोशिश की, उससे हमको काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी। ये तो अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी। कुछ चैलेंज भी तो आने वाला होगा भारत के सामने 26 में, वो देखिए, चैलेंज जो है वो अगर मैंने बताया आपको तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है, क्योंकि मैं तो चैलेंज को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। अगर सपोज़ कोई परेशानी है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको कैसे फिनिश किया जाए, ये मेरा काम है और ये मेरा बताना काम है। बहुत सारे लोगों के लिए अपने प्रोफेशंस को चेंज करना बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। बहुत सारे राष्ट्र को, अब मैं जैसे भारत की बात करता हूँ, ऐसा पॉसिबल है कि जिस चीज़ों की हम एक्सपोर्ट्स करते थे 2025 या उससे पहले, उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ों के अंदर बदलाव आ जाए, यानी कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स अपने प्रोफेशन को या तो उनको चेंज करना पड़े या फिर आंशिक रूप से बंद करना पड़े, क्योंकि मार्केट में उस प्रकार की डिमांड नहीं रहेगी। तो यदि वो सचेत हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस महीनों में सचेत हो गए, तो निश्चित तौर से उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तो चैलेंजेस हैं, एक्सपोर्ट्स में चैलेंजेस हैं, और जो लोग एक्सपोर्ट में ख़ास तौर से जुड़े हुए हैं उनके लिए परेशानी का विषय हो सकता है, लेकिन वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। और देश के लिहाज से क्या चैलेंज रहेगा? देश के लिए झगड़े, झंझट, फसाद, सांप्रदायिक तनाव, देश के लिए भी कुछ रहेगा चैलेंज? बिल्कुल रहेगा, और लेकिन जितना भी रहेगा वो सब अंडर कंट्रोल रहेगा। हो सकता है कि अभी कुछ परेशानियां जो हाल फिलहाल में आई हैं, वो जो हमको देखने को मिली हैं, वो आगे 2026 में नहीं होंगी। यानी कि जो परेशानियां हमने देखी
चाहे वो कश्मीर में हुआ हो, चाहे वो अभी दिल्ली में हुआ हो, उस प्रकार की परेशानियां 2026 के अंदर होंगी नहीं। ये सारी की सारी अंडर कंट्रोल हैं। 2026 इस मामले में बिल्कुल क्लीन ईयर है। चैलेंजेस ऐसे आएंगे कि पार्टीज़ जो हैं वो हो सकता है कि गवर्नमेंट को जो उसकी स्टेबिलिटी है उसको भंग करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट को ये लगे कि अब हम कैसे अपने को आगे तक बढ़ाएं। मैंने इसमें एक और मेरी भविष्यवाणी थी कि बहुत लोग पूछते थे कि मोदी जी का आखिर होगा क्या। तो मैंने जो इवैल्यूएशन की है उनके हॉरोस्कोप की और हाँ भारत के हॉरोस्कोप की, तो ये मैंने बहुत पहले से बता रखा है कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करके जाएंगे, तो निश्चिंत रहिए वो पूरा कार्यकाल करके जाएंगे और जो भी डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होंगे उनको वो किसी न किसी तरीके से कायम कर लेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां उनको परेशान करने की चेष्टा कर सकती हैं, जिसके अंदर कुछ न कुछ जो परेशानी है, थोड़ा सा एक जो आपस में एक रिलेशनशिप की बात होती है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। बहुत से व्यूवर जो मोदी जी के प्रशंसक हैं वो खुश हो गए होंगे, कमेंट्स करके मुझे आप ज़रूर बताइए। और थोड़ी क्षेत्रीय पार्टियां परेशान करेंगी पर ओवरऑल कोई चिंता का विषय नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। भारत के लिए किसी प्रकार से चिंता का विषय नहीं है। तो हर भारतवासी इससे प्रसन्न होगा। और क्योंकि मेरे ही पॉडकास्ट में बहुत से ज्योतिषियों ने ये कहा है कि मोदी जी अपना थर्ड टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है क्योंकि लोग गुस्सा हो जाते हैं, मैं ऑनेस्टली सर बताऊं तो जो मोदी प्रशंसक है वो प्लीज़ अपनी हाजिरी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाइए और हमें बताइए कि जी हम जो चाहते थे वो हो गया यहाँ पर। अब ये भी क्लियर है कि अगर मोदी जी थर्ड टर्म कंप्लीट कर रहे हैं तो योगी जी तो फिर नहीं आ रहे हैं केंद्र में, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि अच्छा मोदी जी नहीं तब तो हमें योगी जी चाहिए। तो अब फिर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहेंगे सर कि 27 में चुनाव है, 26 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हर पार्टी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। तो योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कह रही है 27 के लिहाज से भी और 26 के लिए, तो फिर आप बता ही दीजिए। आप क्या सुनना चाहती हैं मुझसे? जो ज्योतिष कहेगा सर आप बताएंगे तो वही। मैं उन्हें रखना चाहूँ, मैं उन्हें हटाना चाहूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों के लिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहते हैं। तो ज्योतिष क्या कह रहा है? देखिए, फिर भी क्या होता है कि बहुत बार जो हमारा हाथ होता है ना वो उन कुंडलियों के ऊपर नहीं पड़ पाता जो कि वास्तविक होती हैं। बहुत बार जो हमारे पास टाइमिंग होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो हमको जो है प्रश्न कुंडली के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। बहुत बार हम प्रश्न कुंडली ड्रॉ करते हैं, कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बहुत बार ऐसे जो पेचीदे क्वेश्चन होते हैं या क्लिष्ट क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हम जानते हैं कि आप बताइए क्या जानना चाहते हैं या आपका पक्ष किस तरफ है, ताकि मैं अपना समझ पाऊँ कि जो मेरा लग्न है वो मैं किसको बनाऊँ किसको ना बनाऊँ। खैर एनीवेज, ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से इसका इवैल्यूएशन किया हुआ है। मोदी जी को थोड़ी बहुत परेशानी 2026 के अंदर आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है वो पूरा कार्यकाल कर रहे हैं। वो केंद्र के अंदर नहीं आ रहे हैं, केंद्र के अंदर अभी नहीं आ रहे हैं वो। ये मैंने पहले भी बताया था कि वो केंद्र में अभी नहीं आ। हाँ, योगी जी, यस, योगी जी वो अपना पूरा कार्यकाल कर रहे हैं और केंद्र में नहीं आ रहे हैं वो। और 2027 के अंदर यूपी के अंदर जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी और वो योगी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। ये इतिहास हो जाएगा सर, ऐसा हुआ नहीं है इसके पहले कभी। हर बार तो पार्टियां बदलने का वैसे ही चलन था, अब दोबारा तो आ ही गए। तो वो चलन था, ये कुंडली है। ठीक बात। तो अब जब योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा हो गई है तो फिर मैं चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी के भविष्य के बारे में आप ज़रूर यहाँ पर बताएं, क्योंकि उनके नेतृत्व को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर मुझे लगता है युवा, जितना मैं पत्रकार के तौर पर भाप पाई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ ही आप कह रहे हैं कि 27 में भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर अखिलेश यादव का भविष्य क्या है? क्योंकि 5 साल का तो फिर ये लंबा वनवास एक और बार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा और उनको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। उनकी पॉलिटिक्स जो है उनको थोड़ी सी रिफ़ाइन करनी है और यदि वो ये प्रोग्राम देखेंगे आपका तो उनको ये पता होना चाहिए कि चलिए कोशिश तो उनको करनी ही होगी अगले वर्ष आने के लिए, 2027 में आने के लिए, लेकिन फिर भी उनके आने की जो संभावना है वो बहुत कम है। कोई भी संभावना ज़ीरो नहीं होती एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कभी भी कोई चीज़ 100 नहीं होती, कभी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन जब 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 पॉसिबिलिटी 20% से कम हो जाए तो हम उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो ही मानते हैं। तो वो तो किसी भी तरीके से आ नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी रणनीति, अपनी सोच को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा उनको, और उसके बाद क्या पता
अगले बार सन 32 के अंदर उनका कुछ दांव लग जाए और वो किसी प्रकार से आ पाएँ। लेकिन 2027 से लेकर 2032 तक अपने आप को ज़्यादा परिपक्व करने का उनका समय होगा। वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज ज़्यादा करें, समझें कि कहाँ कहाँ चूक हो रही है और किन किन लोगों को साथ लेके उनको चलना पड़ेगा। कभी होता यह है कि आप किसी एक पर्टिकुलर भाव को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, और जब आप किसी एक पर्टिकुलर भाव को ज़्यादा महत्व देते हैं तो दूसरा भाव जो है हो सकता है कि खिन्न हो जाए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11वें भाव को ज़्यादा महत्व दे दिया। 11वां भाव जो होता है वो मित्रों का होता है, उसको ज़्यादा महत्व देंगे तो जो 11वें भाव से षडाष्टक होता है वो परेशान हो जाएगा, वो दिक्कत खोज में आ जाएगा। 11वें भाव से जो छठा भाव होगा वो दिक्कत के अंदर आ जाएगा। तो परिवार हाथ से छूट जाता है, वो लोग जो कि आ सकते थे पास वो छूट जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यस, हर एक को ये धर्म बनता है कि अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर चलें, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतने ज़्यादा पोलराइज हो जाएं कि आपके जो अथक सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो भी आपके हाथ से जाते रहें। ये बात हो सकता है कि उनकी मेरे को ये जो मैं कह रहा हूँ उनको समझ में ना आए, लेकिन 2027 के पश्चात उनकी ये बात समझ में आएगी। उसके बाद वो अपने 11वें भाव से जो जो भाव षडाष्टक हो रहे हैं उनको मसाज करना शुरू करेंगे, उनको ठीक करने की चेष्टा करेंगे, और उसके बाद क्या पता सन 2032 में, क्योंकि मैंने वहाँ तक की उनकी कुंडली नहीं पढ़ी है, लेकिन हो सकता है कि तब कुछ पॉजिटिविटी हो जाए। ये क्यों वो 27 के बाद ही शुरू करेंगे? आपको सुन के ये संभव नहीं है कि वो अभी से ही 26 में ही शुरू कर दें और कुछ बदल जाए? देखिए क्या होता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन इस समय उनके ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा बलिष्ठ है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि वो आपका पॉडकास्ट देखें और वो मेरी बात सुने और वो कहेंगे यार यार वैसे कहते रहते हैं, कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत अच्छा जनादेश है, ये है वो है। या फिर मेरे पास जो भी आसपास मेरे पास जो मुखबिर होते हैं, वो जो सही खबर दे रहे हैं वो सब कुछ सही बता रहे हैं, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भ्रम होता है राहु का। जब गुरु के ऊपर राहु जो है वो चढ़ जाता है और गुरु चंडाल योग की संरचना कर देता है और वो किसी प्रकार से एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर आपको आसपास जो है वो कोई बात कोई आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हो तो आप वो नहीं समझते हैं। गुरु चांडाल योग है अखिलेश यादव की कुंडली में? उनकी कुंडली में नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली के ऊपर एक्टिवेट हो रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आपके गुरु के ऊपर से, कुंडली के गुरु के ऊपर से जब राहु निकलना शुरू हो जाए तो गुरु चांडाल योग की एक तरीके से संरचना हो जाती है। और वो यदि एक्टिवेशन में आ जाए, एक्टिवेशन का मतलब ये है कि वो भाव ही एक्टिवेट हो जाए जिसके ऊपर गुरु चांडाल इस समय ट्रांजिट के कारण हो रहा है, तो निश्चित तौर से वो परेशानी जो है वो आ जाती है। ये उनके ऊपर एक बार पहले भी हो चुका है, जब उन्होंने अपने परिवार से बगावत कर दी थी, अपने पिता से बगावत कर दी थी, अपने चाचा से बगावत कर दी थी। ये पहले भी हो चुका है और ये अब हो रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब वो इस प्रोग्राम को भी देख लेंगे, अपने चक्षुओं से देख लेंगे, उसके पश्चात भी वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार की बातें हैं। ये बातें उनको समझ में आएंगी जब ये इलेक्शन हो जाएंगे यूपी के, और उसके बाद वो कहेंगे लोग कि भाई देखो ये वो, तब वो हो सकता है एनालाइज करें और हो सकता है तब वो मुझे या आपको फ़ोन करें कि भाई मिलते हैं। ठीक है, हम तो वेट ही करेंगे अखिलेश यादव जी के पॉडकास्ट का। लेकिन मैं एक चीज़ आपको पहले ही यहाँ पर सर बता दूँ, मेरे पॉडकास्ट में कोई भी ज्योतिषी अगर आते हैं और वो योगी जी की, मोदी जी की बहुत तारीफ़ करते हैं, एनडीए गवर्नमेंट वापस आएगी या बीजेपी की वापसी हो रही है, जब वो ये कहते हैं तो एक आरोप उनके ऊपर लगता है कि आप बीजेपी के मोह में ये बात कह रहे हैं, ज्योतिष के योग से नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं ये सवाल कमेंट सेक्शन में आए उसके पहले ही आपसे दाग दूं, मुझे लग रहा है कि ये मोदी जी के प्रेम में और योगी जी के मोह में आप कह रहे हैं, या वाकई आपने जो कुंडलियां पढ़ी हैं और उसमें जो योग आपने बनते देखे हैं उसके आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, जब आप हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि जो एक जूता सिलने वाला होता है वो अपने जूते उसके फटे हुए रहते हैं, वो अपने जूते से न्याय नहीं कर पाता और डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता। इसी प्रकार से जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी आप कुंडली ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप उसके अंदर
जो वो पूछना चाहते हैं या देखना चाहते हैं ना तो आपको दिखता है ना आप दिखा सकते हैं। तो यदि मैं ये सामर्थ्य जुटा रहा हूँ कि मैं मोदी जी की कुंडली पढ़ूँ, मैं योगी जी की कुंडली पढ़ूँ, तो मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ना उनकी पार्टी से संबंध है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी हम कुछ बोलते थे, तब ये थोड़ा था कि मैं कांग्रेस के जो है गुण गा रहा हूँ। मैं तो जो होने वाला है उसको पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। अब मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ ये मेरी विद्या के ऊपर निर्भर करता है, वो मेरी समझ के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि मैं बायस होकर बात करना शुरू कर दूंगा तो मैं ज्योतिषी नहीं रहूँगा। एक तीर से दो निशाना अब मैं लगाने जा रही हूँ। सवाल एक पूछूंगी पर उसका मुझे लगता है जो आप जवाब देंगे उससे कई चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। जब हम अपनी कुंडली लेके किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं ना सर, तो हम कहते हैं कि जी हमारी शादी नहीं हो रही या हमारे जीवन में पैसे रुपए नहीं आ रहे हैं, और फिर हम उसका कुछ उपाय पूछते हैं और ज्योतिषियों द्वारा हमें वो उपाय दिया जाता है और तन मन धन से हम वो उपाय ये सोच कर करते हैं कि फिर हमें उसमें फल की प्राप्ति होगी। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आपसे अगर पूछ के या किसी ज्योतिषी से पूछ के अखिलेश यादव जी अगर कोई उपाय करें फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ये थोड़ा समझाइए। नहीं बनेंगे। देखिए, उपायों से आपका जो भविष्य कथन है वो बदलता नहीं है। आपको समझ में आता है कि अगर कहीं पर एफर्ट्स कम लग रहे हैं तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह क्यों नहीं हो रहा, मैं देखता हूं कि भाई ये बहुत चूज़ी है, या फिर इसको कुछ ऐसा दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए जो कि मिलती नहीं है संसार में, या इसको नहीं मिल सकती है, या फिर ये जो है ऐसा मुंह फट है कि कुछ भी बोल देता है, अगर किसी से बात करता है तो मैं उसको उपायों के माध्यम से उसकी एनर्जी को कम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उपाय देने से पहले ये सब बातें मैं उसको बताता हूँ कि ये सब बातें तुमको ठीक करनी है। ये ब्लाइंड उपाय नहीं करने हैं कि मम्मी जाकर कहीं पूछाई और जो है उन्होंने उपाय करने शुरू कर दिए और बेटी की शादी हो गई, ऐसा नहीं होता। उपाय तभी होते हैं जब आपको पता हो कि आपका योजन प्रयोजन है क्या। अब मान लीजिए कि जो अखिलेश जी हैं वो मेरे पास आ ही जाएं, कहते भाई तुम मुझे जिता के रखो कि तुमने हरा दिया है तो मेरे को बताओ क्या उपाय करने हैं। उपाय तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उनको जो है 11वें भाव से जो षडाष्टक चीज़ें हो रही हैं उसको किसी प्रकार से मसाज करना है। वो अभी करेंगे ही नहीं। मैं उनसे बोलूँगा कि इन लोगों से नाता तोड़ दो, उन लोगों से मत बात करो, इन लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। वो मेरी बात मानेंगे ही नहीं। वो मेरी बात मानेंगी नहीं तो विवाह होगा कैसे? समझने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा। वो समझेंगे इस बात। अच्छा, मेरी बात अगर मान भी ली, 2-4 लोगों से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ, यानी कि मेरे उपाय कुछ काम कर रहे हैं, 5-10% का फ़र्क पड़ने लग गया। लेकिन जैसे ही वो ये करेंगे तो और जगहों से उनको रिपल्शंस आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको ये काम बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अब तक उस पर काम किया नहीं है। अब तक उसी तरीके से उन्होंने अपना जनमानस जुटाया हुआ है। तो इसीलिए मेरे पास आने के बाद भी 10% का लाभ हो सकता है, यानी कि 20% संभावना से 30% संभावना हो सकती है। संभावना जो है वो 50% से ज़्यादा चाहिए, तभी जो है वो सरकार उनकी बन पाएगी, जो 27 के अंदर नहीं बन रही है। अखिलेश यादव जी आपके पास आए या ना आए उपाय लेने के लिए, लेकिन मेरा कोई व्यूवर अगर आपके पास पहुंचे, वो अपनी कुंडली दिखाए, आपसे कुछ उपाय पूछे, तो क्या जितने स्पष्ट तरीके से आपने अभी बता दिया कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के चांस नहीं है, अगर उसके सवाल का बिल्कुल इतना ही नकारात्मक जवाब होता है कि जी नहीं ये वाला टेंडर तो नहीं मिलेगा, है ना, या आपको लगे कि नहीं जी तुम फ्लैट छोड़ के बंगले में जाने की तैयारी कर रहे हो पर वो तो अभी 20 साल नहीं होने वाला, तो क्या आप इतना ही साफ गोई से उसको बता देते हैं? वो सब डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर कि आपके क्वेश्चन है क्या। बहुत बार व्यक्ति कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही सुनने आता है, वरना वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। अच्छा। वो कहता है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, आप यस और नो में बता दीजिए। हाँ। तो वो सिर्फ यही बात सुनने आया है, तो उसको ये बात सुननी ही पड़ेगी कि ये काम जो है तुम्हारा अब नहीं होगा, यदि कुंडली के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो रहा।
लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिषी, मैं ये ज़रूर दे सकता हूँ जिस काम के लिए वो मेरे पास आया है वो काम भविष्य में होगा कब और कैसे कैसे उसको उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। यदि उसने अपने आप को उस प्रकार से तैयार कर लिया तो उसको निश्चित तौर से लाभ होना आरंभ हो जाता है। अब बात यह है कि कोई कहे कि मुझे, जैसे आपने कहा कि मुझे एक अपार्टमेंट से बंगले में जाना है, मैं कहता हूं कि अभी नहीं बन सकता, अभी तुम्हारे पास वो धन फलित नहीं हो रहा जिसका तुमको उपयोग करके वहां जाना है। अगर तुम कुछ भी कर लो तब भी तुम जो हो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरे को नज़र आता है कि अगर तुम यही एफर्ट्स अगले 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक डालो तो संभवतः शनि का गोचर जब 3rd हाउस में आ जाएगा या शनि का गोचर जब 6th हाउस में आ जाएगा तुम्हारे नेटल मून से, तो तुमको लाभ मिल जाएगा। और वो आपकी कुंडली के योग के ऊपर भी निर्भर करता है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। होगा तब जब कुंडली में योग होगा। कुंडली में योग ही नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। कुंडली में योग के बाद आपकी दशाएं चाहिए, आपका गोचर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तब जाकर फलित होता है। और मैंने कितनी असंख्य वीडियोस बनाई हैं और मैंने बताया कि भाई कुंडली के अंदर योग भी अगर है तब भी होना संभव तब होता है जब आपके डिविजनल स्टार आपको सपोर्ट करते हो। मान लीजिए कि आपका पंचम भाव बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि उसके अंदर ये पता लगता है कि आपके बच्चा होगा, या कोई भी लेडी है उसके बच्चा होगा, लेकिन अगर उसका D5 चार्ट कमज़ोर है या दिक्कत के अंदर है और साथ में नवांश के अंदर भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो एक परेशानी का विषय बन जाएगा। और यदि किसी ने गलती से उसका D30 चार्ट देख लिया और उसके अंदर भी 5th हाउस जो है वो परेशानी के अंदर है, तो वो बच्चा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आपका D5 कितना भी हाउस या 5th हाउस कितना भी स्ट्रांग हो। तो एक बार आप जब इसको बारीकी से देखना शुरू करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको उस व्यक्ति को किस प्रकार से हैंडल करना है, कि वो जो अभी चाह रहा है उसको अगर हम धीरे धीरे देने की कोशिश करें तो उसको मिल जाएगा। हाँ, बावजूद इसके अगर कोई पहुंच के कहे कि जी ठीक है आप तो बता नहीं रहे हैं, मुझे तो बंगले में जाना ही है, मैंने तो लोन लेना ही है, फिर लोन लेके आप अगर घर बनाएंगे तो फिर आप समझ लो कि फिर मुसीबत भी आप ही को झेलनी पड़ेगी। नहीं शालिनी जी, ऐसा है कि बहुत सारे लोन जो हैं वो भी कैपेबिलिटी पे ही मिलते हैं। अगर उसको लोन मिल रहा होता तो वो आप संभवतः आपके पास आता ही नहीं। वो आपसे पूछता कि मेरे को तो लोन मिल रहा है, मैं तो बंगले में चला जाऊंगा, तो चला जाए बंगले के अंदर। बात यह है कि उसको लोन भी नहीं मिल रहा होता, वो परेशानी के अंदर होता है। हाँ, उसकी अपेक्षाएं होती हैं, उसको लगता है कि मैं जो हूँ ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन अगर टाइमिंग ठीक हो। और फिर लोन की आपने बात करी, ये सबसे बड़ा एक दुखद चैप्टर है आजकल के युवाओं का, कि वो जो है नौकरी लगी अभी 25,000 रुपये की, उनको आईफोन चाहिए। उनकी नौकरी लगी 50,000 रुपये की, उनको कार की EMI चाहिए। उनकी नौकरी लगी 1 लाख रुपए की, वो फटाफट घर बुक कराने की कोशिश करते हैं या बड़े घर में जाते हैं और बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, बड़े बड़े ड्रेसेस खरीदते हैं और उनके क्रेडिट कार्ड का बिल देखिए तो वो लाखों में होता है और ब्याज दे रहे होते हैं वो 48%, 52% का ब्याज दे रहे होते हैं। सब के सब फंसे हुए हैं और वही जो है वो फंसा हुआ नहीं है जिसने अपने 6th हाउस को, उसकी एनर्जीज को डील करना सीख लिया कि कब जो है कितने लोन से मेरे को फ़ायदा हो। मैं कभी भी नहीं कहता कि लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोन लेना चाहिए जिसके अंदर आपका विकास हो, लोन का विकास ना हो। मैंने अभी एक खबर पढ़ी जिसमें विनय जी ये बताया गया है कि इंडिया में जितने पर्सनल लोन लिए जा रहे हैं उसमें 30% अब्रॉड घूमने के लिए लोग ले रहे हैं। आप घूम के 1 हफ्ते में आ जाते हैं लेकिन EMI आप उसकी 2 साल तक चुकाते रहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि लोन लेके आपका विकास हो, ना कि लोन का विकास हो। अब तू इधर उधर की ना बात कर, लोग यही कहेंगे कमेंट्स में, तो हम वापस बैक टू द पॉइंट आते हैं। मेरे सब जान लिया, योगी जी जान लिया, मोदी जी, अखिलेश जी का जान लिया, लेकिन अभी जो सबसे नज़दीक है वो है बंगाल इलेक्शन। ममता दीदी को कोई हिला नहीं पाया है। पिछली बार बड़ी कोशिश की बीजेपी ने और जो रिजल्ट आए वो, मैं तो यही कहूँगी कि उम्मीद किसी को नहीं थी, वैसा प्रदर्शन बीजेपी ने कर दिया, सरकार नहीं बना पाई। अब क्या होने वाला है बंगाल में? एक्शन रिप्ले। अच्छा, एक्शन रिप्ले होने वाला है। हाँ। उनको हटाना मुश्किल काम है। थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है बीजेपी का, फिर हो सकता है, लेकिन फिर से सरकार बनाना मुश्किल काम है। उनको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। अब वो उपाय वाला काम हो गया है इसमें, क्योंकि अब बीजेपी को करना पड़ेगा, बीजेपी को करने पड़ेंगे। और वो उपाय अगर उसने किए ठीक तरीके से तो ये संभव है कि सरकार बना ले। लेकिन अगर हम क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में देखने की कोशिश करें और हम यस नो की बात करें तो यस नो के अंदर बीजेपी के लिए बड़ा नो है। भाई अब तो मैं नहीं हूं ना बीजेपी सपोर्टर। हाँ, नो
नोट कर लो इस पॉइंट को, राइट। हाँ, बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, और ममता जी जो हैं उनकी सरकार फिर बनती हुई नज़र आती है, लेकिन मार्जिन से बनती नज़र आती है, यानी कि बीजेपी का जो इम्प्रूवमेंट है वो पिछली बार से अच्छा रहेगा। तो अब थोड़े से उपाय करेंगे तो लाभ हो जाएगा। सैकड़ा पार कर लेगी मतलब बीजेपी, ये तो मैं समझ गई कि 100 से ऊपर आपकी सीटें आने वाली हैं, क्योंकि पिछली बार वहीं एक नंबर रुक गया था। लेकिन ममता दीदी को कोई नहीं हिला पाएगा, बड़ी मुश्किल मजबूत है ममता दीदी, ये बड़ी तो बड़ी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है। मुझे ऐसा भी बहुत से ज्योतिषियों ने कहा, या हम सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें भी देख रहे हैं कि ममता दीदी को सेहत थोड़ी परेशान कर सकती है, अस्वस्थ रह सकती हैं वो, तो ऐसा दिख रहा है क्या उनकी कुंडली में? देखिए, मैंने स्पेसिफिकली ये नहीं पढ़ा कि उनकी तबीयत कैसी रहेगी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि एक बार वो आएंगी तो फिर वो 5 साल पूरे राज करेंगी, यानी कि शी विल बी देयर फॉर 5 years। तो अगर तबीयत ख़राब भी है उनकी, यानी कि सेहत थोड़ी हल्की भी होती है, तब भी जो है वो अपना टेन्योर तो निकाल ही लेंगी। तो टीएमसी वालों, अगर आप देख रहे हो और आप खुश भी हो गए हो इस बात से, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दो। और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, अगर वो निराश हो गए हैं तो फिर वो भी हमें कमेंट करके बता दो। पर ये कंफर्म है, या उपाय बता दो। उपाय तो लेकिन फिर आप बीजेपी के लिए बताएंगे। बीजेपी अच्छा, बताऊंगा। ये करना किसी होगा, चलो मैंने मान लिया कि आपने उपाय बताया, तो वो कौन करेगा? जो बंगाल इकाई का अध्यक्ष है वो करेगा, जो सर्वोच्च बैठे हुए हैं केंद्र में वो करेंगे, बीजेपी के आला कमान वो उपाय करेंगे। कितने कहाँ उपाय करते रहेंगे सर? हर साल तो कहीं ना कहीं इलेक्शन हो जाता है। थोड़ा सा उपाय करना है, बहुत बड़ा उपाय भी नहीं है। हाँ। बेसिक चीज़ के ऊपर जाना है। जिन चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा साइड में कर दिया, उसको फिर से पकड़ना है, समझ रही हैं? आरएसएस को पकड़ना है और फिर वहाँ से मजबूती लेके जानी है। काम हो सकता है। जुपिटर का ही साथ नहीं मिल रहा है, बस उनको जुपिटर ही पीछे हट रहा है। और जुपिटर जो होता है, जितना बड़ा गिवर होता है उतना ही मेथोडिकल किलर भी होता है। अगर आपका जुपिटर नेगेटिव हो जाए तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है और उसको आपने जो है लाइसेंस टू किल दे दिया है। नाउ ही इज़ देयर टू किल यू लाइक एनीथिंग। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो 40% पे है बीजेपी, यानी कि 10-15% का उपाय कर के काम हो सकता है। तो दे विल हैव, वो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इतनी सद्बुद्धि आनी चाहिए कि जुपिटर का साथ लेना है। एक सवाल मैं इससे अलग थोड़ा पूछ रही हूँ, आपकी मर्जी के ऊपर है, आप उसका जवाब दें या ना दें, क्योंकि हमने 2025 में ही सुना महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से आरोप लगे, शिवसेना की तरफ से लगाए गए, ये उद्धव ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है, कि जो मंत्री वहाँ पर हैं, बड़े नेता वहाँ पर हैं, वो तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं। और बाकायदा उसकी फ़ोटो भी लाई गई सामने। संजय राउत जी का हमने पॉडकास्ट किया था, तो मेरे पॉडकास्ट में ही उन्होंने ये बात कही है कि हाँ, महाराष्ट्र में ये चीज़ें हो रही हैं, तांत्रिक उपाय किए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई जो बड़े नेता हैं या जो राजनीति में आने की चाहत रखते हैं पर शायद उससे दूर हैं, वो क्या वाकई तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और ये शमशान घाट में जा कर के और वहाँ पे जितने क्रियाकलाप रहते हैं उनका लिया जाता है सहारा राजनीति में? देखिए, अब पता नहीं क्या लोग क्या सुनना चाहते हैं इसके अंदर, लेकिन जो सच्चाई है मैं बेसिकली इसको बहुत क्लासिकल तरीके से बताना चाहता हूँ कि गॉसिपिंग क्या होती है। गॉसिपिंग यही होती है ना कि हम किसी की पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रहे होते हैं, और अगर उसको पता चल जाए तो वो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो कहता है अच्छा मेरी बातें चल रही हैं ये वो। और यही इसको एक्सटेंशन फॉर्म में लेके जाएं तो ये जो है तंत्र मंत्र होता है। किसी को पता लग जाए कि ये कुछ तांत्रिक क्रिया कर रहा है मेरे खिलाफ, तो वो वैसे ही घबरा जाता है, वो वैसे ही उसका चंद्रमा जो है वो डूब जाता है, वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वैसे ही चंद्रमा के ऊपर राहु का वास हो जाता है या फिर केतु की छाया पड़नी शुरू हो जाती है। तो बड़ा अच्छा ये एक टूल होता है जिसके माध्यम से आप दूसरे को विस्मित कर सकते हो पहले, और फिर विचलित करना शुरू कर दोगे। पहले तो उसको छोड़ देगा और फिर वास्तव में सोचेगा यार वास्तव में मेरा ये कबाड़ा करने तो नहीं है ये, और उसके अंदर वास्तव में कबाड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके ऊपर वो कर रहा होता है वो कुछ उसके ऊपर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन ऐसी वाइब्स पहुँचनी शुरू हो जाती हैं कि वो परेशान होना शुरू हो जाता है, मनोबल उसका कमजोर डाउन हो जाता है, और वो फिर छोटी छोटी बातों को उससे एट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। अच्छा ये उस कारण से हो गया, ये उस कारण से हो गया, अब तो मेरे ऊपर चल चुका है ये। वो जो कुछ भी नेगेटिविटी होगी उसको इक्वेट करना शुरू कर देगा उसके साथ। तो
मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस भी किए हुए हैं कि तंत्र मंत्र जो है वो आपकी सब सोच की बात है। आपको अगर उस सोच से बाहर निकल जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप तंत्र मंत्र के अंदर फंस सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाश्चात्य कंट्रीज़ में रहते हैं, और वो लोग भी क्योंकि अधिकांश मानते नहीं हैं, लेकिन एक बार कोई मानना शुरू कर दे उसको तो फिर वो फिर चक्कर काटता रहता है तांत्रिकों के कि मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करा दो। जो करवाता है उसको भी अंदर से एक मिलता है कि अब मेरे पास ये शस्त्र आ गया है इसको लड़ने के लिए। वो अंदर से अपने आप को एक कॉन्फिडेंस, जिसको झूठा ऑरा बोलते हैं, वो क्रिएट कर लेता है, और जिसके ऊपर हो रहा होता है वहाँ तक खबर पहुँच जाती है कि तेरे ऊपर ये किया जा रहा है, वो वैसे ही डर जाता है। तो एक तरीके से एज मिल जाता है। तो दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल मनोगेम है ये। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे पूछा था कि आप क्या सुनना चाहती हैं। मैंने आज के पहले मैं 125 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुकी हूँ। मैंने कभी ये नहीं बताया है कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहली बार ये बता रही हूँ आपको भी, मेरे व्यूवर्स को भी, कि मैं एग्जैक्टली यही सुनना चाहती थी। मेरे व्यूवर्स ये जानते हैं कि तंत्र मंत्र के ऊपर हम कभी पॉडकास्ट करते नहीं हैं। हमने कोई ऐसा ज्योतिषी आज तक नहीं बुलाया है जो तांत्रिक विधियों को बताए या उसकी सिद्धि के बारे में बात करे। पर ट्रस्ट मी सर, मैं यही सुनना चाहती थी कि तंत्र मंत्र से सिर्फ आपका जो मनोबल है वो डाउन होता है और दिमागी तौर पर खेला जाता है आपके साथ, न कि वास्तव में वो सिद्ध हो रहा होता है। तो आप उनके हाथ में मत जाइए सबसे पहले। हाँ, हम तंत्र से बहुत सारी चीज़ें सिद्ध करते हैं। हम तंत्र से मंत्र पढ़ते हैं तो तंत्र आ जाता है। हम मंत्र पढ़ते हैं, हम किसी चीज़ को, हम किसी को, अब हम हमारे आराध्य हैं, मान लीजिए शिव भगवान हैं, हम उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उनकी हमको शक्ति अनुभूति होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप जो है किसी प्रकार से जो है वो ये सोचें कि मैं किसी के ऊपर ये कर दूंगा, तो कर दो ना पाकिस्तान के ऊपर, सही बात है, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको अगर पूरा का पूरा नेस्त नाबूद कर दो। ये आप कर नहीं सकते। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कर सकते हो ना सिर्फ, क्योंकि उसको बताना ही पड़ेगा कि तेरे ऊपर मैं कर रहा हूँ, वरना उसको क्या पता लगेगा कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। मैंने एक सर आज तक सिर्फ तंत्र के ऊपर पॉडकास्ट किया और वो बहुत पॉजिटिव था, जिसमें जो एस्ट्रोलॉजर आए थे उन्होंने ये बताया कि कैसे तंत्र मंत्र को एक नेगेटिव चीज़ बता करके तांत्रिक क्रियाओं को कैसे नेगेटिविटी की ओर फेंका गया है, जबकि ये कितनी पॉजिटिव होती है। और आप इससे किसी को मार देना या ख़त्म कर देना, नस्तनाबूद कर देना, जैसा नहीं करते हैं। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बड़े राजनेताओं की तो मुझे लगता है चर्चा कर ली है, बड़े देशों की चर्चा नहीं की है सर। उसमें अमेरिका भी आता है, उसमें चाइना भी आता है, और ये दोनों तो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, अगर मैं कहूँ उस लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से तो हमारे दुश्मन है ही। एक दुश्मन सर पड़ोस में भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान। तो अब मुझे आप ज़रा ये बता दें कि पहले तो पड़ोसियों से संबंध चाइना पाकिस्तान जिसमें आते हैं, और फिर दूर 7 समुंदर पार वाला जो अमेरिका है उसके साथ वाला भी फिर आप बताएं रिश्ता। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो बात करना मेरे ख्याल से व्यर्थ ही है, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो नहीं करनी पड़ेगी ना। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, घर में घुस के मारना, वो देखिए होती रहती है। हमको चाहे इसका भान हो चाहे ना हो, लेकिन वो होती रहती है। कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं उनकी दुम को सीधा करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि अभी होनी शुरू हुई है, ये काफ़ी समय से होती है। अभी ये इतना बड़ा एक मौका था क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें वास्तव में एक ऐसा काम था जो कि देश की अस्मिता के ऊपर जो है बहुत बड़ी चोट थी। ये सिंदूर 2 भी हो सकता है, सिंदूर 3 भी हो सकता है। इसका भान हम लोगों को पता हो ना हो, या पता लगे ना लगे, लेकिन जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, या वो हमसे कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देगा जैसे और हमारे पड़ोसी जो देश हैं वो करते हैं, तो ऐसा होने वाला कदापि नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कुछ शांत बैठ जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2026 कंपैरेटिवली शांत एक साल रहेगा हम लोगों के लिए। तो उसके अंदर उसकी ज़्यादा उछलेगा नहीं, ज़्यादा कूदेगा नहीं, ज़्यादा फांदेगा नहीं। ये एक पॉजिटिविटी वहाँ से हमको मिल सकती है। लेकिन वो हमारे लिए एक दुश्मन है, और वो दुश्मन ही रहेगा हमेशा तक के लिए, जब तक हम उसको अपने में विलीन नहीं कर लेते। हालांकि मैं ऐसी भाषा का उपयोग करती नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान है तो कह देती हूँ कि कुत्ते की दुम की तरह है पाकिस्तान। वो सीधा कभी हो नहीं सकता है। फिर उसको अगर हम विलय कर भी लें तो सर पता नहीं क्या विलीन करने के बाद फिर वो मतलब हमारा देश नहीं बचेगा, हमारा एक खराब अंग हो जाएगा ना। ठीक बात है। हाँ। बहरहाल तो पाकिस्तान भी शांत पड़ा रहेगा, बाकी तो उसके साथ जो झगड़े झंझट हैं वो सुधरने की कोई उम्मीद है नहीं। अब हम बात करते हैं चाइना की। हाँ।
चाइना हिंदी के चीनी साथ भाई भाई होगा। भाई भाई तो हाँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भाई भाई की कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन अभी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ और मोदी जी जो हैं वो कहाँ गए हुए हैं, भूटान गए हुए हैं। ये सारी की सारी जो है वो बहुत अच्छी सीक्वेंस है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो उनके साथ हमारे रिलेशंस भी जो हैं वो हम कुछ जब यूएस से ख़राब हुए तो वहाँ पर ठीक होने शुरू हुए। हाँ। तो ये जो एक इक्वेशन है विद चाइना इज़ गोइंग टू इंक्रीज, इट गोइंग टू गेट बेटर इन द ईयर 2026। तो वो लोग जो कि इंपोर्ट करते थे चाइना से, जो एक्सपोर्ट करते हैं, शायद करते भी हों चाइना को कुछ ना कुछ, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी। फ्लाइट भी अब शुरू फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी या हो गई है, और तो हाँ। हो गई है तो वो भी शुरू हो जाएगी। तो 2026 एक अच्छे बैंक के साथ आ रहा है। और मैं 2026 नहीं बोलूँगा, मैं फरवरी बोलूँगा। फरवरी से जो है वो चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी पॉजिटिव होने को दिख जाएंगे। फरवरी क्यों, क्या परिवर्तन है फरवरी में? फरवरी के अंदर जो हमारा भाव मध्य है भारत का, और जो ट्रांजिटिंग सैटर्न है उसके अंदर एक पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और ये हम कभी करेंगे पॉडकास्ट की, मैं जब जानना चाहता हूँ कि आपके पास तो 125 साल आपने बताया कि पॉडकास्ट कर चुकी हैं, तो लोग भारत की कुंडली बनाते कैसे हैं? मैं ये समझ ही नहीं पाया आज तक कि लोग भारत की कुंडली कैसे बनाते हैं। 47 के समय की ही बनाते हैं ना। तो हाँ। क्या आप समझती हैं कि 47 में भारत आज़ाद हुआ था तो वो कुंडली बन गई? अब इस लिहाज से देखें कि हिंदुस्तान तो हमेशा से ही था, उस समय तो हमेशा था। पाकिस्तान बना। जी जी हम जी। तो पहले से ही तो थे। कुंडली इंडिया की नहीं है, वो कुंडली पाकिस्तान की है। इट इज़ नॉट इंडिया। हम पाकिस्तान की कुंडली को देखकर उसको इंडिया की कुंडली मान के हम एनालाइज कर रहे होते हैं। गलत है, सर्वथा गलत है। अच्छा, मैं व्यूवर्स के ऊपर छोड़ती हूँ भाई। सर ने कहा है कि अगर आप भारत चाहते तो हैं, सनातन हाँ, है, सनातन है, हमेशा से है, हमेशा से है। तो कुंडली जो है इसकी बनाना बड़ा पेचीदा खेल है, और मैंने इसके अंदर बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है कि भारत की आखिर कुंडली होनी क्या चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो विषय नहीं है और वो प्योर एस्ट्रोलॉजिकल विषय है। पर मैं जानना चाहती हूँ सर, अगर व्यूवर्स कहेंगे, कमेंट आएगा तो फिर आपको नहीं, बताना मैं होगा। बताऊंगा। मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता हूँ, तो ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भारत की कुंडली आखिर बनती कैसे है, एंड वो कैसे कैसे मॉडिफाई भी होती है और ट्रांजिटिंग भी है। मुझे तो आपने परेशानी में डाल दिया ये कह के कि भारत तो अनादिकाल से है, सनातन तो हमेशा से है। अब वही हाल हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमेशा से, तो उनकी कुंडली तो बन नहीं सकती। तो मैं हमेशा चकित रह जाता हूँ कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स भी जो हैं वो कहते हैं कि 15 अगस्त सब जानते हैं, रात को 12 बजे हिंदुस्तान बना था। अरे बना था, अरे वो आज़ाद हुआ था, गुलामी से आज़ाद हुआ था। आप सेवक थे उस समय। हो सकता है कि आपका छठा भाव, आपका जो है लग्न बना हो उस समय, वो मुक्त हो गया था। आप सेवा कर रहे थे किसी की, अपने ही घर में रह के आप सेवक बने हुए थे। यही तो हुआ था आपके साथ, और क्या हुआ था? और तो कुछ नहीं हुआ था। आप तो भारतीय हैं, पहले भी थे। उससे पहले कोई कह रहा था कि मैं ब्रिटिश था या मैं कुछ और था, मैं तो भारतीय था। उस समय भी भारत था उस समय। ठीक है। ये मतलब सर वैसे ही हो गया कि कोई अगर जॉब कर रहा हो, किसी कंपनी का नौकर हो, और फिर वो अचानक से क्विट करके अपनी अगर दुकान खोल ले, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ वो नहीं हो जाएगी और उसकी जन्म कुंडली बदल नहीं जाएगी। वो तो जब पैदा हुआ था तभी रहेगा, वही रहेगी। तो वो गलत है। तो गलत है। तो लोग जो हैं जो 47 में भारत की कुंडली लेके चलते हैं, तो यही हमारा एक्चुअली विषय ये था कि जो हमारा भाव मध्य है शनि का वो बेटर हो रहा है, जो कि बेसिकली भाव मध्य जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो समझते होंगे कि हमारा जहाँ पर जब ट्रांजिट करता है कोई भी प्लैनेट किसी भी डिग्रीज से, तो कहाँ पर हमको मैक्सिमम बेनिफिट देना शुरू कर देता है या कहाँ से हमको बेनिफिट आता है। तो जब शनि का गोचर फरवरी 2026 में होगा तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा होना आरंभ हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट के अंदर बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा कर लेंगे वो लोग जो कि सन 2024 में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जितना वो कर रहे थे उसके अंदर 20% का तो इजाफा वो समझ ही लें कि हो जाएगा। बड़ा नंबर है 20% का इजाफा। बहुत अच्छा हो तो सकता मतलब है। चाइना से रिलेशन ठीक हो या नहीं हो, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कह रहे हो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि वो अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा रहने वाला है।